मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आप सभी को पता है कि हमने पिछले कुछ दिनों में एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें आपके DTED+B PRT एग्ज़ाम के पेपर 2 को टारगेट करके सारी जो PYQ क्वेश्चन है वो लाए जा रहे हैं, जिसमें आपका जो टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला पार्ट है वो हम PYQ क्वेश्चन के माध्यम से कवर करेंगे, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि आखिर अभी तक किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। और इसका एक और बेनिफिट ये है कि DTED+ में बहुत सारे क्वेश्चन का एक रिपीटेशन का ट्रेंड बना हुआ था, तो हो सकता है स्ट्रक्चर बदल के आ जाए बट कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, है ना। और आपका मेन मोटिव होना चाहिए कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर बहुत अच्छे से क्लियर है, क्वेश्चन को किसी भी तरीके से आपके सामने पेश किया जाएगा, आप उसे क्लियर कर लेंगे, है ना। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। आपको पता है ये किस बारे में वीडियो होने वाली है। इसके साथ भी और भी वीडियो आ चुके हैं, उनको भी आपको देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, जिसकी लिंक नीचे दी गई है। अगर आप टेलीग्राम पर कुछ के माध्यम से प्रैक्टिस को और क्वेश्चनों की मदद से अच्छी करना चाहते हैं तो इसके लिए 9 बजे हम डेली टेलीग्राम पर कुछ कंडक्ट कराते हैं, जो पैडा कुछ नाम से ग्रुप है, जिसकी लिंक भी नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और पेडल अब ऑफिशियल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिस पे हम डेली आपके नोट्स हो गया या अदर क्वेश्चन के प्रैक्टिस PDF हो गई, उसके साथ ही आपकी एजुकेशनल से रिलेटेड न्यूज़ या अपडेट्स हो गए, उन सारी की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं, और वो भी ऑथेंटिक, जिससे आपको भटकने की ज़रूरत ना पड़े या आप फेक न्यूज़ के जाल में ना फंसें। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर सीधे तौर पे कि पहला क्वेश्चन कहता है कि बार बार पलक को झपकाना किस अक्षमता का लक्षण है। क्या वो श्रवण है, अधगम अक्षमता है, दृश्य है, बाक है। तो आपको पता है कि जो बार बार पलक हम झपका रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे आई साइड में प्रॉब्लम है, ये हमारी दृश्य में आती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अधगम की ह्यूरिस्टिक विधि संबंधित है खोज विधि से, प्रदर्शन विधि से, समस्या विधि से, खेल विधि से। तो ह्यूरिस्टिक जो विधि है अधगम की, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का या टेक्निक का पार्ट है ना। तो इसकी अगर बात करें खोज विधि की, तो ये आपके ब्रूनर ने दी थी, डिस्कवरी लर्निंग वाला पार्ट। डिस्कवरी लर्निंग का विधि नहीं, सॉरी, डिस्कवरी लर्निंग की अगर पूछा जाए तो आपका वो ब्रूनर ने दिया था। और समस्या समाधान की अगर ह्यूरिस्टिक विधि की बात करें तो इसमें आप कई समस्याओं मतलब समाधान के चक्कर में एक ऑप्शन पे पहुंचते हैं, फिर उसी को आगे एक्सप्लोर करते हैं, तो ये आपकी ह्यूरिस्टिक विधि होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि पर्यावरण अध्ययन का मिश्रण है। तो अगर आपने मेरी सब्जेक्ट पेडागोगी वाली EVS की पेडागोगी देखी होगी वीडियो, तो उसमें मैंने बताया था कि आपका जो EVS है वो 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन करके बनाया गया है। उसमें आपका पहला साइंस है, दूसरा SST मतलब सोशल साइंस हो गया, तीसरा आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ हो गया या एनवायरमेंटल एजुकेशन हो गया। तो इन 3 का कॉम्बिनेशन आपका EVS है। कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि EVS बताइए कितने सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन या मिक्सचर है, तो वो 3 है। अगर बात करें पारस्परिक विज्ञान, बिल्कुल हाँ साइंस का है, सामाजिक मूल बिल्कुल सोशल वैल्यूज़ का है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बिल्कुल इसमें आएगी, तो ये तीनों सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि शिक्षण की कई तकनीकों को विकसित करने में डैश अनुबंधन का उपयोग किया जाता है। तो हमें कहीं ना कहीं टीचिंग मेथड, टीचिंग की शिक्षण की तकनीकों को विकसित करना है, तो यहाँ अवलोकन नहीं आएगा, क्योंकि अवलोकन कहीं ना कहीं आप छात्र के लिए उपयोग करते हैं, ना कि टीचिंग मेथड्स के लिए। अप्रभावी नहीं आएगा। शास्त्रीय अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं आदत निर्माण के काम में आता है। अगर आपको बताएं कि शास्त्रीय क्या है, तो आपने पेब्लो का नाम सुना होगा, जिनने आप कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था, उसकी लार को कहीं ना कहीं घंटी के माध्यम से कनेक्ट कर दिया था, तो ये शास्त्रीय अनुबंधन है। क्रिया प्रसूत बात करें तो ऑपरेंट कंडीशन के नाम से जाना जाता है, जिसे स्किनर ने दिया था। स्किनर ने आपको पता है कि क्रिया प्रसूत के साथ पुनर्बलन के कई टाइप्स दिए, उनमें पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव रेनफोर्समेंट हो गया। तो ये आपका जो शिक्षण की तकनीकियाँ हैं वो क्रिया प्रसूत के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है, विकसित की जाती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सा ICT का उपकरण उपयोग नहीं है। यहाँ जो बड़ा विशेष ध्यान देना है कि नहीं पूछा है। कक्षा में सीखने की स्थिति बनाना, जानकारी एकत्र करना, साथियों में प्रसार करना। तो जो ICT की बात करें तो कहीं ना कहीं कक्षा में सीखने की स्थिति बनाना इसका काम है, बिल्कुल है, क्योंकि कई ICT उपकरण या टूल्स के माध्यम से हम कक्षा में एक माहौल एनवायरनमेंट बनाते हैं, जिससे बच्चे को एक क्या पुश मिले सीखने का, एक्टिव हो बच्चा, एकदम मोटिवेट हो जाए चीज़ों को देखकर, प्रेरित हो सीखने के लिए। जानकारी एकत्र करना, साथियों में प्रसार करना, बिल्कुल ये भी आपका ICT का कहीं ना कहीं उपयोग है, क्योंकि वेब के माध्यम से हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करने का काम करते हैं। तो ये बोथ आपके सही हैं, तो नहीं वाला क्या नन बनेगा, ये भी आपको देखना है ना। थोड़ा ये क्वेश्चन सिंपल था, बस इसको पूछने का अंदाज जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्कूल शिक्षा के पारस्परिक चरण में गणित सीखने की प्रकृति क्या है। ठीक है, स्थूल एवं संदर्भ संबंधी समझ ही गणित बच्चों की शुरुआती की समझ है, बिल्कुल सही है। स्थूल में मतलब जो बच्चा देखता है अपने सामने, और मूर्त
तत्वों के साथ हस्तकौशल विकसित गणितीय अवधारणा एवं प्रक्रिया को रचनात्मकता प्रदान करता है। बिल्कुल बच्चे के सामने आप जैसे कोई मूर्त चीज़ें रखेंगे, मान लो 2 पेंसिल रख दी, 3 इरेजर, अब आपने पूछा कितनी चीज़ें आपको दिख रही है, तो वो 5 बता देगा। कहीं ना मूर्त रूप में उसके सामने है और उसमें गणितीय अवधारणा विकसित हो रहा है बच्चे के अंदर, तो यहाँ बोथ इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पियाजी की अवस्था में कौन सा सही सुमेलित है? अगर आपने पियाजी को अच्छे से ढंग से पढ़ा है और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो आप इसका ऑप्शन जरूर सही टिक करेंगे, अदरवाइज आप में से थोड़ी बहुत मिस्टेक होने की उम्मीद है। बात करें संवेदी गामक, जो पियाजी की पहली अवस्था है उसमें बुद्धि संबंधी संवेदी क्रियाएं होती हैं, बिल्कुल सही है। सेंसरी के माध्यम से बच्चा सीखता है या वातावरण को अनुभव करता है। मूर्त संक्रियात्मकता की बात करें तो इसमें क्या प्रोपोर्शनल थिंकिंग या प्रस्थापना चिंतन होता है? तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपकी प्रोपोर्शनल जो थिंकिंग है वो आपकी 4th स्टेज में देखने को मिलती है पियाजे की, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। आप कई बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि प्रोपोर्शनल थिंकिंग आखिर है क्या, है ना। हो सकता है किसी ने पढ़ी हो सकता है ज़्यादातर बच्चों ने ना पढ़ी। तो प्रोपोर्शनल थिंकिंग को बात करें तो ये कहीं ना कहीं बातों में छुपी गूढ़ अर्थ को पहचानने का चिंतन है, जिसे हम कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन, मतलब लाइनों के बीच में हम चीज़ें निकाल लेंगे, आप भले ही हमें वो ना बताएं। तो ये होता है प्रोपोर्शनल थिंकिंग, जो आपका अमूर्त चिंतन में आता है, जो आपकी चौथी अवस्था है। तो इसका जो आंसर है वो है ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब बच्चे सुनने और पहचाने गतिविधि करते हैं तो वे क्या बुनियादी भाषा कौशल सीख सुनने का अभ्यास करते हैं, अपनी शब्दावली का विकास करते हैं। तो कहीं ना कहीं सुनने और पहचाने में आपका भाषाई कौशल सुनने का अभ्यास हो रहा है और इसमें शब्दावली का भी विकास हो रहा है, तो बोथ इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि गणित अधिगम को निम्न में से कौन सी स्वमूल्यांकन की तकनीक है, छानबीन या तुलना? तो अगर गणित की बात करें तो छानबीन क्यों है, क्योंकि गणित की जब आपको प्रॉब्लम दी जाती है तो आप अलग अलग विधियों, अलग अलग थ्योरम से, अलग अलग मेथड्स का यूज़ करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो आप छानबीन करते हैं, ये सही बैठेगी, इसको सही से लगेगा, रेशियो मेथड परसेंट, अलग अलग तरीके से उस समस्या को समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो ये छानबीन आपने करी। अब जब उत्तर आपका आ जाता है तो कहीं ना कहीं आप चेक करते हैं, सत्यता जानते हैं अपने उत्तर की कि सही है या गलत, तो उसके लिए आप तुलना भी करते हैं अपने साथियों से कि उनका क्या उत्तर बन रहा है। ये दोनों आपकी कहीं ना मूल्यांकन की तकनीक आती है गणित के अधिगम में, तो बोथ इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि विद्यार्थी किन उपकरणों से वास्तविक परिस्थिति का लगभग प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करता है? तो यहाँ वास्तविक परिस्थिति का आप क्या कर रहे हैं, अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव। तो वास्तविक सिचुएशन की बात करें तो यहाँ सिचुएशन टूल मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छात्रों को विषम योग्यता में समूहित क्यों किया जाता है? छात्रों को अन्य छात्रों को धीमी एवं उन्नत रूप में लेवल में लाना, केवल मेधावी छात्रों को उन्नति में मदद करना। तो जो हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाए जाते हैं वो उनका मेन मोटिव ये होता है कि उसमें अलग अलग बुद्धिमत्ता या अलग अलग बच्चे हों, जिससे बच्चे आपस में कोऑपरेशन की या कोलैबोरेशन की भावना उनके अंदर विकसित हो, जिससे सभी का विकास एक साथ हो। ये नहीं कि पर्टिकुलर एक कैटेगरी के बच्चों का ही हमें विकास करना है ना। तो इसका पहला इस हिसाब से सही हो जाता है, बट दूसरा यहाँ केवल एक तरह के बच्चों की बात करी गई है, जिससे वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो यहाँ ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि समस्या समाधान के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका क्या है? समस्या की स्थिति बनाएं, छात्रों में भयमुक्त वातावरण बनाएं, छात्र की समस्या समझने में मदद करें, या मतलब कौन सा इसमें? तो अगर समस्या समाधान के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका की बात करें तो ये तीनों अपने आप में सही हो जाती हैं, तो यहाँ ऑल इज करेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्योंकि ये पॉजिटिव साउंड तीनों दे रही हैं, इसमें कहीं कोई नेगेटिव साउंड आ ही नहीं रहा है। अगर क्वेश्चन की बात करें, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अधिगम से बच्चों को निम्न में से किसके विकास को बढ़ावा मिलता है? अवलोकन, विचार, भाषा का, पर्यावरण के बारे में जानने, समस्या समाधान और खोजबीन का। तो पर्यावरण हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें अवलोकन और भाषा का होता है, क्योंकि आपने अगर एनसीईआरटी की बुक्स को देखा है तो ये साफ तौर पर कहा गया है कि कक्षा 1 और 2 में एनसीईआरटी की कोई भी ईवीएस की बुक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें बोला गया है कि आप गणित और भाषा के माध्यम से ही ईवीएस को पढ़ाएंगे। पहली बात तो ये बात सही होगी, भाषा का ईवीएस अवलोकन विचार को उन्नत करता है ना। पर्यावरण की जानने, बिल्कुल पर्यावरण में आपने देखा होगा आसपास के वातावरण से रिलेटेड बातें बच्चों के सामने रखी गई हैं, जिसमें उनकी खोजबीन को विकसित करने का एक मोटिव रखा गया है। समस्या समाधान, समस्या दी गई है, बच्चे समाधान करके अपनी कॉग्निटिव स्किल को अच्छा बनाएंगे। तो ये दोनों यहाँ पॉजिटिव हैं और दोनों सही हैं, यहाँ ऑप्शन बोथ इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन कहता है किसने स्कूल उद्यानों को बढ़ावा दिया? मॉन्टेसरी, डीवी, रूसो। तो यहाँ स्कूल उद्यानों की बात करें तो मॉन्टेसरी ने भी इस पर काम किया है, डीवी और रूसो, इन तीनों ने इस पर काम किया है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें कि ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है कि यौवन के दौरान वृद्धि में शामिल है ऊंचाई, वजन या तेज वृद्धि, आंतरिक अंगों के आकार में परिवर्तन। यौवन, अगर एडोलसेंस की बात करें तो आपने एडोलसेंस के जब डेवलपमेंट के करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा होगा तो उसमें एक वर्ड आप बहुत जोर फोकस देके बोला जाता है कि आपके
किशोरावस्था में बेसंधी या प्यूबर्टी की एज होती है, पहली बात। दूसरी बात, ये इसमें आपको एक उछाल, वृद्धि में उछाल देखने को मिलता है ना। तो अगर बात करें ऊंचाई वजन में तेज वृद्धि, ये कहीं ना कहीं उसी से संबंधित, तो बिल्कुल सही है। और इसमें आपके आंतरिक अंगों में आकार में परिवर्तन आता है, ये भी बात, क्योंकि इसमें प्यूबर्टी की एज आपको देखने में मिलती है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि बताइए प्यूबर्टी की एज कितनी होती है लड़की या लड़कों में, तो ये 2 साल तक आपकी प्यूबर्टी की एज चलती है। अगर लड़कियों की बात करें तो 10 से 12, और लड़कों की बात करें तो 12 से 14, है ना। तो 2 साल रहेगी, पहले लड़कियों में आती है, बाद में या फिर लड़कों में। तो यहाँ बोथ इज करेक्ट। आई होप कि आपको आज के जो PY क्वेश्चन है पसंद आए होंगे, आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर हो गया, आपको ये आइडिया लगा होगा कि आखिर कैसे क्वेश्चन पेपर 2 में पूछे जाते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर करना चाहते हैं तो DSSB PRT की ये सीरीज़ आप ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ चंडीगढ़ की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चंडीगढ़ PYQ की ये सीरीज़ भी आप देख सकते हैं। और ये हमारे चंडीगढ़ की टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट की भी सीरीज़ हमारे चैनल पर अपलोड है। साथ ही उसकी और भी वीडियो कंटिन्यू आ रही हैं, तो उनके माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर कर सकते हैं, है ना। आपके पास ये ऑप्शन है, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें, अगर आप मेन आपका है कि आपका कितना मानिए ये चीज़ करने का। अगर आप रियली में अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर करना चाहते हैं तो आपके पास मेरे चैनल के अलावा बहुत सारे चैनल, उनके माध्यम से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। वो आपकी स्वेच्छा कि आप किसका कंटेंट जाता। मेन मोटिव ये होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन की क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, ये आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। आई होप कि आप इस मामले में खुद समझदार हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होंगी, हमारे प्रयास भी अच्छा लग रहा होगा। और इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर करते रहिए। मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।